नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं तो इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि पैंगोंग लेक कहाँ स्थित है। तो भैया ये लद्दाख में स्थित है। दोस्तों लेक से लेकर कई सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार आते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भैया ये राजस्थान में है। अगर आ जाए कि पुलिकट झील भारत के किस राज्य में है, तो ये तो आपके आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा आता है कि पेरियार झील भारत के किस राज्य में है। तो भैया ये तो आपके केरल में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वेम्बानद झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की एकमात्र झील जिसमें से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये रूपकुंड झील है दोस्तों, और कहाँ पर है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में है और एकमात्र ऐसी झील है जिसमें से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। तो भाई फ्रांसीसियों की बात करते हैं तो इन्होंने सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों वांडीवास की बात करते हैं तो ये फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया युद्ध था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए थे। और पूछे कि कब लड़ा गया था, तो आपके 1760 में 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई यहाँ पर कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में। एक तरफ तो थे अंग्रेज और एक तरफ थी 3 प्रकार की सेना, जिसमें आपके अवध के नवाब थे, ठीक है, इसके अलावा मुगल शासक थे और एक बंगाल के ही थे। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलकर आपके अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े, लेकिन अंग्रेज फिर भी इस युद्ध को जीत लिए थे। बाद में इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि के माध्यम से इसका निपटारा हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी। तो सन 1538 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, मतलब कि पहले गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु थे और इसमें सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहले गुरु तो भाई आपके गुरु नानक देव जी हैं। अगर पूछे कि 10वें गुरु कौन थे, तो आपके गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर आपके 9वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। तो जो आपके गुरुमुखी लिपि है, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इसका आरंभ किस सिख गुरु ने किया। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने आपके गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1809 में रणजीत सिंह एवं किसके बीच अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। कब हुई थी, 1809 में। किसके किसके बीच, तो एक तो थे रणजीत सिंह लाहौर के राजा और एक थे आपके चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, तो आप गुरु अंगद के बारे में बताएंगे। और अगर पूछे कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद ने। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। अगर क्वेश्चन है कि प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया था वो कौन था, तो आप लोग जानते ही हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम यूरोपियन था। और यह कहाँ पर उतरा था, तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्मेडा के बाद कौन सा पुर्तगाली आया था, तो अल्बुकर्क नाम का आपके आया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों से क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में लौटी, तो वो पुर्तगाली ही है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने ही हमें आपके प्रेस जो है दोस्तों आपके उसके बारे में जानकारी दी थी।
अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हुआ है। तो अनुसूची 4 के माध्यम से जो राज्यसभा है इसमें आपके सीटों का बंटवारा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है। अनुसूची 7 इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 7 के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें आपके 3 सूचियाँ हैं कि आपके कौन कौन सूची है, संघ सूची, आपकी राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें आपके ऐसे विषय दिए गए हैं कि किस पर केंद्र कानून बनाएगा, किस पर राज्य कानून बनाएगा और किस पर दोनों कानून बनाएंगे। तो ये आपके है 7वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची पेपर में कई बार आता है। तो 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाओं को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन 1992 की व्याख्या कीजिए। तो भाई जो अपनी अनुसूची 12वीं है इसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। जो 73वां संविधान संशोधन था इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन और आपके अनुसूची 12 की बात करते हैं तो ये 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है, इसलिए मैंने इसको अलग तरीके से कर दिया है। क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं। मैंने भी आपको बताया कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। तो वही बता रहे हैं कि जितने भी मुद्दे हैं, विधायी मुद्दे हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसका उल्लेख ना तो आपके संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है। तो भाई अब इस मुद्दे पर कौन कानून बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस मुद्दे पर कानून कौन बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस मुद्दे पर केवल संसद कानून बना सकता है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मिलकर संसद होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 79 में, आपके 80 में और आपके 81 में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके संसद की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा की बात करते हैं तो ये 80 में है और लोकसभा की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 81 में है। ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। तो ये 86वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 16 के माध्यम से अवसर की समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 17 और 18 भी ध्यान रखिएगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। 16 में अवसर की समानता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भैया अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के आपके माध्यम से राम राज्य। ठीक है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो ये कथन है केटी शाह का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। डीपीएसपी की बात करते हैं तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन हो जाता है। और कहाँ के संविधान से लिया गया है ये, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ रहा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार द्वारा डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है। तो भाई डीपीएसपी में जो है दोस्तों, जो भी चीज़ें हैं वो आपके लागू करने के लिए सरकारें बाध्य नहीं हैं। इसलिए अगर सरकारें इसको लागू नहीं करती हैं तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तब तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में जा सकते हैं, आपके सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, 5 रिटें जारी करता है। लेकिन अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आप कहाँ, किसके पास जा सकते हैं। तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जा सकते हैं। ठीक है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। भाई प्रस्तावना के विचार के बारे में पूछ रहा है, तब तो ये सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। अगर क्वेश्चन पूछता कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो प्रस्तावना की भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। और अगर प्रस्तावना के विचार के बारे में बात करें तब ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना ही दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी
सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है? तो जो सतलज नदी है ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली नाव है। भाई सौर ऊर्जा के माध्यम से जो आपके चलने वाली भारत की पहली नाव कौन सी है? तो आदित्य है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आदित्य की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली नाव है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो भाई कर्नाटक में स्थित हैं बाबा बुदन पहाड़ियाँ। अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन आपके असम में होता है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे मापा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बैरल में। ये यूनिट है आपके, ये आपके इकाई है। तो कच्चे तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैरल में मापा जाता है। और एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एक बैरल बराबर कितना लीटर? 159 लीटर। तो दोस्तों यहाँ से हमारे आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये चौथा वीडियो था। अगर आप इसके पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो भाई आप लोग इस प्लेटफॉर्म को ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए फिर आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।